कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं ना बहुत सारे, वो वैक्सीनेशन की वजह से भी आपको हो जाते हैं। बोले क्यों सर? क्योंकि देखो हमेशा याद रखो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने का मतलब ये होता है कि वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंटेड है, वो अलग से नहीं आ रहे हैं, मगर बस उन्हें क्या एक ट्रिगर्ड पॉइंट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि जहां से वो क्या हो जाए, ट्रिगर हो जाए। अब वो ट्रिगर बॉडी टू बॉडी डिपेंड पे करता है कि कोई की बॉडी वायरस से ट्रिगर हो जाए, कोई की बॉडी बैक्टीरिया से हो जाए, बहुत से लोगों की बॉडी वैक्सीन से ट्रिगर हो जाती है। और ये सबसे टाइम पे आज की कोविड के टाइम पे देखने को मिल रहा है। लिटरेट कोविड के टाइम पे क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं भैया हमारा ये ठीक हो गया, कुछ लोग बोलते हैं हमें ये बीमारी हो गई, वैक्सीन मत लगवाना, हमें ये बीमारी हो गई। ये बीमारी आपको हो नहीं गई, ये बीमारी ऑलरेडी आपके अंदर प्रेजेंट थी, वैक्सीन ने बस उसको ट्रिगर कर दिया। और जरूरी नहीं है वैक्सीन ही ट्रिगर कर दी तो बाद में कोई और ट्रिगर कर देता। तो अभी एट अ टाइम ये होगा कि आपको वैक्सीन ने ट्रिगर कर दिया, इसलिए आपको वो डिसीज हो गई, बाकी बॉडी में आपके अंदर बैठी ही थी। ये बात तो मैंने अभी बताई ऑटोइम्यून के लिए। अब बात करते हैं कि वैक्सीनेशन ट्रांसवर्स माइलाइटिस कैसे कॉज कर देता है, क्योंकि ट्रांसवर्स माइलाइटिस तो कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो है नहीं। मैंने तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए वैक्सीनेशन बताई थी, ये पॉइंट मैंने आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पूरा समझाया था, तो वही मैंने रिपीट करने की आपके लिए कोशिश करी। अब वैक्सीनेशन कैसे ट्रांसवर्स माइलाइटिस कॉज कर देती है, ये बहुत बड़ा रिसर्च है। इस पर लिटरली अभी तक आप पढ़ के देखोगे, अभी तक प्रॉपर हमें नहीं मिला कि क्यों ट्रांसवर्स माइलाइटिस, वैक्सीनेशन ट्रांसवर्स माइलाइटिस क्यों कॉज कर देती है। लेकिन ये देखा गया है कि बच्चों में जो वैक्सीनेशन होती हैं वो ट्रांसवर्स माइलाइटिस को कॉज करती है। बच्चों की कौन सी वैक्सीनेशन होती है? हेपेटाइटिस बी, याद रखना, हेपेटाइटिस बी, एमएमआर। एमएमआर क्या होती है, कौन सी वैक्सीनेशन होती है बताओ? मीजल्स, मीजल्स, एम फॉर मीजल्स, अगेन एम फॉर मम्स, MUMPS, मम्स के लिए। ये 3 वैक्सीनेशन का क्या होता है, एक साथ उसका एडिशन होता है, मीजल्स, मम्स और रुबेला। रुबेला, ठीक है। इन 3 वैक्सीनेशन का क्या होता है, कंबाइंड शॉट होता है, 3 डिसीजेस को एक साथ कवर करता है, मीजल्स को, मम्स को और रुबेला को। अब आप बोल सकते हो मीजल्स किससे होता है, किससे होता है? रुबियोला से, रुबियोला, रुबियोला। और ये होता है रुबेला। रुबेला क्या कराता है? रुबेला कराता है जर्मन मीजल्स। ये चीज है ना सेकंड ईयर पीडियाट्रिक में, ये हमेशा याद होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक होता है, ये हमें याद होनी चाहिए कि किसमें किसकी वैक्सीनेशन लग रही है। तो एक एमएमआर का एक शॉट लगता है, एमएमआर का शॉट में 3 चीजें कवर होती है, मीजल्स, मम्स और रुबेला। मीजल्स होता है रुबियोला की वजह से, और रुबेला, रुबेला वायरस से होता है जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स जनरली बच्चों में ही कॉमन होता है, ठीक है। तो अगर एमएमआर के शॉट से, हेपेटाइटिस बी के शॉट से एक शॉट और लगता है, उसकी वजह से भी देखा गया है, डीटीपी का शॉट, डीटीपी का शॉट लगता है। डीटीपी मतलब एक सेकंड, जस्ट सेकंड। डीटीपी, डीटीपी का मतलब होता है, डी से होता है डिप्थेरिया। डी से क्या हो गया? डिप्थेरिया। टी से टिटनेस, टी से टिटनेस। और पी से क्या होता है? पर्ट्यूसिस, पी से पर्ट्यूसिस। ये तीनों का कॉम्बिनेशन शॉट लगता है एक साथ, ठीक है। तो ये तीनों शॉट याद है। इन तीनों शॉट की वजह से देखा गया कि बच्चों में ट्रांसवर्स माइलाइटिस मिला है, और ये बहुत रिसर्च में पता चला है कि मिला है, लेकिन प्रॉपर रीजन हम अभी तक अननोन है कि क्यों मिला है, वैक्सीनेशन से क्यों होती है। तो ये ध्यान रखना, ये बच्चों की वैक्सीनेशन से होती है। हेपेटाइटिस बी, एमएमआर, ये ट्रिगर कर देती है ट्रांसवर्स माइलाइटिस। रीजन नहीं है कि क्यों क्यों ट्रिगर कर देती है, नहीं पता, ठीक है। डीटीपी और इन 3 शॉट्स को आप याद रखेंगे। सिम्टम्स क्या मिलेंगे? आप लोग बहुत होशियार हो, सारे के सारे सिम्टम मिलते हैं ऑन द बेस ऑफ कि किस जगह का ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो रहा है। अगर लंबर रीजन का हो रहा है तो भैया क्या तकलीफ होगी। एक बात इसमें और याद रखना, इसमें जो आपकी नर्व इन्वॉल्वमेंट में होगी वो कौन सी, स्पाइनल कॉर्ड की है। तो सिम्टम्स आपको दोनों दिखेंगे, मोटर के भी दिखते हैं और सेंसरी भी दिखते हैं। तो अगर लंबर रीजन इन्वॉल्वमेंट है तो जो लोअर बैक पेन होगा, पैरों में दर्द होगा, तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस पेन में बिगिन सडनली लोअर बैक, अगर कौन सा लंबर इन्वॉल्वमेंट में है। और अब ये तो हो गया पेन, मतलब क्या, मोटर के लिए, वो सेंसरी के लिए। तो वीकनेस भी मिलती है, और है ना, शार्प पेन मिलेगा, में शूट डाउन दी लेग और आर्म। अगर एक चीज बताओ, इसमें लिखा है कि शार्प पेन में शूट डाउन दी लेग। अगर शूट डाउन दी लेग का मतलब आ रहा है कि कौन, ट्रांसवर्स माइलाइटिस कौन से सेक्शन में हो रहा है, लंबर में। और अगर यही लिखा है कि और आर्म और अराउंड द चेस्ट और एब्डोमेन, इसका मतलब थोरेसिक में, थोरेसिक या सर्वाइकल, ये डिपेंड कर रहा है
के किस रेंज पे है अपर लिम्ब के, ठीक है। तो जो जो इन्वॉल्वमेंट में हो रहा है, मैंने आपसे कहा था एक से ज्यादा भी इन्वॉल्वमेंट में हो जाते हैं, मगर स्टार्टिंग फेज में एक ही इन्वॉल्वमेंट में होता है। तो जो इन्वॉल्वमेंट में उसके सिम्टम्स लिख दो भैया, आप लोग उससे आ रहे हो। सर्वाइकल का, सर्वाइकल के क्या मोटर फंक्शंस करेगा? सर्वाइकल एक ऐसी जगह जो पूरी बॉडी को पैरालिसिस कर सकता है। लंबर का तो सिर्फ लोअर लिम्ब भी करेगा। थोरेसिक में आपके चेस्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हैं, ठीक है ना। एबनॉर्मल सेंसेशन, नर्वनेस, टिंगलिंग, कोऑर्डिनेशन और बर्निंग सेंसेशन, यार ये तो सेंसेशन हम जानते ही है जब सेंसरी जा रहा है, ठीक है। वीकनेस, मोटर फंक्शन और सेंसरी दोनों जा रहे हैं तो ये वीकनेस मिलती है। अब जो इन्वॉल्वमेंट में है, जिसकी जौन सा स्पाइनल कॉर्ड का एरिया इन्वॉल्वमेंट में, वही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो वीकनेस इन आर्म, लेग, सम पेशेंट एक्सपीरियंस, अब देखो डेट दे आर स्टम्बलिंग और ड्रैगिंग वन फुट और हैवीनेस इन द लेग्स, मतलब क्या है, ये सारे उसमें लिख के आते हो। आप जानते हो कि अगर लंबर रीजन की इन्वॉल्वमेंट में आ गई तो पेशेंट की मोटर फंक्शन नहीं कर पाएगा, नहीं वीकनेस होगी, तो पेशेंट कैसे चलेगा? पैरों को ड्रैग करके, ड्रैगिंग मतलब होता है ऐसे चिपका चिपका के, जमीन से एकदम टच रखे, उठा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पैरों में ताकत ही नहीं है। भैया आप कैसे करोगे? पैरों में एक्सटेंशन, नी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, प्लांटर डोर्सी फ्लेक्शन है ना, डोर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, सबके लिए मसल्स में पावर तो चाहिए। पावर है नहीं तो पेशेंट फिर क्या, जमीन से पैर एकदम चिपका चिपका के चलता है। तो वीकनेस ही आर्म लेग में मिलती है, फुट और हैवीनेस इन द लेग। अदर में डेवलप सीवियर वीकनेस और इवन टोटल पैरालिसिस। और आप जानते हो टोटल पैरालिसिस जनरली कब मिलेगी? जब सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट में होगा। तो याद रखना, सर्वाइकल अगर इन्वॉल्वमेंट में हो गया तो बहुत खतरनाक सिम्टम्स मिलेंगे। इसमें सिम्टम्स ऐसे ओवरऑल जनरली लिखे, लेकिन आप लोग बहुत होशियार हो, मुझे पता है, आप लोग इसके बेस पे लिख के आना कि सर्वाइकल है तो क्या देखेंगे, लंबर है तो क्या देखेंगे, क्योंकि ये भी मैं आपको सर्वाइकल डिस्क डिसीज और लंबर डिस्क डिसीज में पढ़ा चुका हूं पूरा कि क्या इन्वॉल्वमेंट में। ब्लैडर वोबल प्रॉब्लम दिखेगी, ये जनरली कब इन्वॉल्वमेंट में दिखती है? जब कॉडा इक्वाना इन्वॉल्वमेंट में हो, यानी लंबर रीजन और सेक्रल रीजन अगर इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हैं तो ब्लैडर वोबल प्रॉब्लम दिखेगी पेशेंट को। और मैं आपको यूट्यूब पे लेक्चर डाला है पूरा का पूरा, कौन सा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, वहां नर्व काम नहीं करती, तो यहां भी तो यही होगा। जो मोटर नर्व है, जो सेंसरी नर्व्स है, वो ब्लैडर वोबल की चली जाएंगी। तो पेशेंट को क्या होगा, बार बार यूरिनेशन आएगी, या यूरिन वो निकाल नहीं पाएगा तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, कुछ भी करेगा यूरिन छूट जाएगी, है ना। यूरिन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया भी लिख दो। या तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट जम गया, या डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सब क्या है, नर्व अफेक्ट होंगी उस एरिया की, है ना। ब्लैडर एंड बॉबल के साथ क्या होगा, सेक्सुअली डिसफंक्शन भी तो होना है भैया, उस रीजन है तो सेक्सुअली डिसफंक्शन में आपको दिख सकते हो, है ना, बहुत सारी चीजें। अब ये याद रखना, स्टार्टिंग में क्या होता है, ऑल्सो इनिशियली पेरिजेंस लिम्स, देखो ये बिल्कुल स्ट्रोक जैसा है। हम जानते हैं कि अगर स्टार्टिंग में नर्व जाती है ना, स्टार्टिंग में जब भी नर्व डैमेज होती है तो सबसे पहले फ्लैसिड ही होता है। फ्लैसिड क्यों होता है? क्योंकि इसमें नर्व दब तो रही नहीं है, सिर्फ इन्फ्लामेशन हो रहा है उनका। तो स्टार्टिंग में तो नर्व काम नहीं करेंगी, मसल्स काम नहीं करेंगी, तो आपका क्या, फ्लैसिड में चले जाओगे। और धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक वो फ्लैसिड मसल स्पार्सिटी में जाने लग जाएगी, और आपके जो एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स हैं वो डेवलप होंगे। एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, वेवेंस्की साइन। वेवेंस्की साइन पढ़ के, स्ट्रोक वाले पेशेंट में क्या होता है, जब आप अपने फुट पे नीचे की तरफ, फुट में जो आपका फुट का सोल है वहां पर आपको ऐसे एकदम वेवेंस्की रिफ्लेक्स चेक करना, टच करते हैं तो आपका नॉर्मली फुट कैसे जाता है, डॉर्सी फ्लेक्शन में। किस तरीके से जाता है, डॉर्सी फ्लेक्शन में। मगर जिन लोगों में जिनकी नर्व ऐसे स्ट्रोक हो जाते हैं तो उन लोगों में कैसे जाता है, एक्सटेंसर, उल्टा होता है, और बच्चों में एक्सटेंशन होता है। क्योंकि हमेशा याद रखो, स्ट्रोक का मतलब क्या है, स्ट्रोक का मतलब होता है कि एक तरीके से आपका बचपन लौट आया, आपका माइंड एक तरीके से क्या, डिलीट हो गया, जितना सब कुछ उसको आती थी, जितनी मसल, तो उसके लिए सब नया हो गया। तो जितने हम रिफ्लेक्स पढ़ के आते हैं बहुत सारे, कौन से, ग्रेस्प रिफ्लेक्स, है ना, ये सारे प्लांटा वेवेस्की साइन, ये सब जो बचपन में प्रेजेंट होते हैं वो अब जवानी में दिखने लग जाते हैं स्ट्रोक के बाद। क्योंकि स्ट्रोक एक तरीके से देख लो आपका नया जन्म ही हो जाता है, क्योंकि आप मर के बिल्कुल बच गया तो आपके लिए नया जन्म होता है, तो सारी चीजें बचपन वाली लौट आती हैं। ऑल्सो इनिशियली स्टार्टिंग में पैरालिसिस मिलता है। हमेशा याद रखो, मैं हमेशा बहुत लोगों को बोलता हूं कि अगर आपके पास एक पेशेंट है ना, इसमें पीटी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, और इससे हम स्ट्रोक वाली कंडीशन बन जाती है यहाँ से, क्योंकि स्ट्रोक में भी यही होता है। जब बंदा फ्लैसिड कंडीशन में है ना, तो वो आपके पास रॉ मटेरियल है, समझ रहे हो, आप उसे कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, आप जैसे चाहो उसके वैसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। अगर आपके पास एक स्पास्टिक पेशेंट है ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो गलत टोन बन गई है, पहले उसे तोड़ोगे, फिर नई टोन को डेवलप करोगे, तो कितनी मेहनत करनी है। मगर आपके पास अगर फ्लैसिड है, इसका मतलब क्या, आपके पास एक रॉ मटेरियल है, आप जैसे चाहो उसे वैसे मोल्ड कर लो, है ना। आप तो एक तरीके से क्या, मिट्टी है आपके पास, रॉ मटेरियल, जैसे चाहो उसका वो शेप दे लो।
और हमेशा याद रखा करो, कभी भी ऐसे पेशेंट देखो या दिमाग में एक चीज बना के रखो कि फ्लेक्शन सिनर्जी हमेशा बननी है। फ्लेक्शन सिनर्जी क्या होती है कि आपके बॉडी में दो सिनर्जी होती है, एक फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मतलब क्या, जो आप बाइसेप का फोरआर्म का फ्लेक्शन कर रहे हो। एक्सटेंशन आप अगर कुछ भी काम ना करो, क्योंकि मसल्स जब भी फ्लैसिड से स्पास्टिटी में जाती है वो सारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो आपके बॉडी में ऑटोमेटिक फ्लेक्सर एनर्जी बनने लग जाती है। बच्चों में भी देखना, बच्चे भी कैसे मिलते हैं, एकदम बाइसेप को पूरा फ्लेक्स करके, फिंगर्स को एकदम दबा के, फिंगर्स मुट्ठी बना के, सब कुछ ऐसी स्ट्रोक के पेशेंट्स में होता है। जब स्पास्टिटी डेवलप होती है ना, तो सबसे पहले फ्लेक्सर एनर्जी डेवलप होती है ऑटोमेटिक, आप नहीं भी चाहो तो भी डेवलप होती है। फिर भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो क्या करेंगे, स्ट्रोक के पेशेंट में बॉल दे देंगे और बोलेंगे इससे फिंगर्स को दबाओ। फिर क्या होता है, स्पास्टिटी तो वैसी डेवलप होनी है, फ्लेक्सर एनर्जी, आप उल्टा और डेवलप, आप एक्सटेंशन पे काम नहीं करते। फिर क्या हो जाता है, फिर पेशेंट ऐसी कंडीशन में चला जाता है कि फिर आपको महीने महीने लगते हैं उसकी मुट्ठी खुलवाने में, उसने आप एकदम पूरी फिस्ट बना ली, फिर आप भैया लगे हो अरे वो उसकी उंगलियां सीधी करने में नहीं हो रही, फोर आर्म फ्लेक्शन में चला गया, आप फिर लगे हो गया अरे भैया एक्सटेंशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब समय था तब आपने करा नहीं। बॉडी तो फ्लेक्शन एनर्जी बनाई ही बनाएगी, आपका काम है एक्सटेंशन कराना। आप एक्सटेंशन पे काम करो, फ्लेक्शन बॉडी कर लेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे लिए इजी होता है फ्लेक्शन करवाना, पेशेंट के लिए इजी क्या है कि भैया उसको बॉल दे दो वो दबाता रहेगा। फ्लेक्शन करवाना हम भी जो हो रहा है उसमें हम और सपोर्ट कर देते हैं, फिर एक्सटेंशन हो नहीं पाता, फिर काम खत्म, हमें पेशेंट का काम खराब कर देते हैं। तो हमेशा याद रखो कि एक्सटेंशन पे काम करो एज कंपेयर टू फ्लेक्शन, क्योंकि फ्लेक्शन एनर्जी तो बननी ही बननी है। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी जानते हैं, पेन, स्टिफनेस, टाइटनेस, पेनफुल स्पाज्म का मतलब क्या है, आगे चल के स्पास्टिटी बननी है तो स्पाज्म बन जाते हैं। हमेशा याद रखो, आपकी बॉडी जब भी पेन में जाए, कभी भी ना रियलाइज करना है, आप लोग कभी जिम जाना और बहुत ज्यादा वेट उठा लेना डंबल बम्बल से, तो आपके क्या बाइसेप में कॉन्ट्रेक्चर बन जाएंगे, आपका फोरआर्म का फ्लेक्शन होकर रह जाएगा, आप एक्सटेंड नहीं कर पाओगे चाह कर भी, और जैसे एक्सटेंड करोगे तो दर्द होगा। क्यों दर्द होता है भैया, क्योंकि आपकी बाइसेप की मसल में स्पाज्म बन गए हैं। ये हमारी बॉडी की बहुत अच्छी मैकेनिज्म होती है, मालूम क्या, बॉडी की जिधर भी दर्द होता है ना, बॉडी को जिधर भी पेन होता है ना, वो उधर के आसपास की सारी मसल्स को स्पाज्म में भेज देती है, स्पाज्म डेवलप करा देती है। क्यों करा देती है, कभी दिमाग लगाया, वो इसलिए करा देती है क्योंकि वो जानते हैं कि आप तो मानोगे नहीं, आप मूवमेंट करोगे। आपका ब्रेन जानता है कि भले आपको बहुत दर्द हो रहा है फिर भी आप मूवमेंट करे बिना मानोगे नहीं, और आप मूवमेंट करोगे तो आप अपने आप को और ज्यादा अफेक्ट करोगे, आपकी हीलिंग और स्लो हो जाएगी। तो आपका ब्रेन आपकी आसपास की जितनी मसल्स होती है, जहां जहां पेन हो रहा है उसकी आसपास की सारी मसल्स को स्पाज्म में पहुंचा देता है। क्यों, कि जिसकी वजह से आप मूवमेंट आप ना कर पाओ, आपका ब्रेन खुद मूवमेंट रोक देता है, और जैसी जैसी पेन कम होने लग जाता है तो स्पाज्म धीरे धीरे खुद ठीक होने लग जाता है। तो उसी तरीके से होता है। तो कभी भी देखना पीआईवीडी में जिनको लो बैक पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उनकी मसल स्पाज्म में पहुंच जाती है। तो हमारा काम यही होता है कि पहले उस स्पाज्म को कम करो, फिर बाकी सारे काम कराओ। हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज कराने पे ध्यान दे रहे हैं, पूरा मसल स्पाज्म में डली है, फिर एक्सरसाइज हो नहीं रही है, पेशेंट का पेन और बढ़ रहा है, फिर हम बोल रहे हैं हम क्या गलत कर रहे हैं। अरे भैया पहले जो मसल स्पाज्म में चली गई है पहले उन्हें ठीक कर दो, एक्सरसाइज तो पेशेंट अपने आप कर लेगा। ठीक है, तो स्टिफनेस, टाइटनेस, मसल, पेनफुल स्पाज्म, ये हमेशा डेवलप होना है, इसमें नहीं, हर चीज में। किसी को जो पीआईवीडी हो जाती है ना, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क, लो बैक पेन, कोई भी आप ही कभी ट्राई कर लेना, आपके कभी कोई एकदम ट्रॉमा हो जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, या जिम कोई भी हो, आपकी तुरंत उधर की मसल स्पाज्म में चली जाएंगी, मूवमेंट नहीं करनी देती हैं आपको, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं। ठीक है, तो उनको भी, लेकिन वो बॉडी इतना ज्यादा कर देती है कि हमारा फिर पीटी में काम हो जाता है उस स्पाज्म को तोड़ना। ठीक है, तो पार्शियल और टोटल पैरालिसिस मिल सकती है आर्म, लेग और बोथ का, जब सर्वाइकल रीजन हो। सेक्सुअल डिसफंक्शन मिल सकते हैं, डिफिकल्टी रीचिंग ऑर्गेज्म का मतलब होता है लिबिडो, सेक्सुअल खत्म हो जाती है, सेक्सुअल डिजायर। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मिल सकता है मेल में, फीमेल में क्या लुब्रिकेशन की कमी मिल सकती है, तो सेक्सुअल डिसफंक्शन मिलेंगे। और ब्रेन का तो है ही है काम, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। डायग्नोस कैसे करोगे, सिंपल सी चीज है भैया, एमआरआई करा दो, और क्या कराओगे, एमआरआई करा दो। तो एमआरआई में क्या मिलेगा, ये एमआरआई तो है, ये एमआरआई है, क्या मिलेगा आपको एमआरआई में, इन्फ्लामेशन दिखेगा स्पाइनल कॉर्ड का इस तरीके से ही बढ़ी हुई, है ना, और बहुत सारी अदर एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल सकती हैं। तो क्या मिलेगा, एमआरआई शोज इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड एनी अदर एबनॉर्मल अफेक्टेड द स्पाइनल कॉर्ड और ब्लड वेसल, यानी स्पाइनल कॉर्ड में आपको इन्फ्लामेशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ
कोई ऐसी जैसे वायरस या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट कर रही है जिसकी वजह से ट्रांसवर्स स्पाइनलाइटिस हो रहा था, तो वो भी एमआरआई में देखने को मिल जाएगा। और एक चीज और होती है क्या, हम हमें बहुत बार उस पर बात कर चुके हैं कि हर नर्व को एक ब्लड वेसल सप्लाई करती है न्यूट्रिशन। अगर वो ब्लड वेसल डैमेज हो गई तो ऑटोमेटिक नर्व भी डैमेज हो जाती है। तो जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई है आसपास की, वो भी दिख जाएंगी एमआरआई में, दिख जाएगी कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको एमआरआई में दिख जाएंगी। सोज इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड एनी अदर एबनॉर्मलिटी अफेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड और ब्लड वेसल। तो हमने क्या, एमआरआई में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। लंबर पंचर क्यों कराएंगे भैया, लंबर के स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है तो लंबर पंचर तो इंपॉर्टेंट है ही है। सीएसएफ निकालोगे वहां से, और क्या करोगे, कहां करते हो, T12 के जस्ट नीचे, T12 के जस्ट नीचे करते हो ना। क्यों, क्या मिलेगा, हाई नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब क्यों मिलेगी हाई नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, भैया इन्फ्लामेशन हो रहा था, बॉडी हील कर रही है, और बॉडी हील करेगी तो डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन तो मिलनी है। तो ये इन्फ्लामेशन का साइन हो गया। यानी अगर लंबर पंचर में डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन मिल रही है तो आप क्या बोल दोगे, अच्छा ओके ठीक है भैया इन्फ्लामेशन मिल गया, स्पाइनल कॉर्ड में तो हो ही रहा है। और रीजन ढूंढ लोगे और तो रीजन से पता पड़ जाएगा, अच्छा माइलिन सीट हो रही है, यानी ये ट्रांसवर्स आपने कंफर्म कर दिया। तो डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन देखने को मिलेगी। प्लस स्पाइनल फ्लूइड आपको ये भी बता देगा कि अगर ये किसकी वजह से है, ये ऑटोइम्यून है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे किसी वायरस की वजह से, किसकी वजह से, तो ये सब भी हमें देखने को मिल जाएगा। ब्लड टेस्ट क्यों कराओगे, ब्लड टेस्ट कराओगे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए, क्योंकि जितने भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका है, सिस्टमिक ल्यूपस है ना, सिस्टमिक एरिथमेटिस ल्यूपस है, इन सब में क्या उसकी एंटीबॉडीज दिखेगी। होता क्या है, हम बात कर चुके हैं, हमने क्या बोला था कि हमारे बॉडी में होता क्या है, ये न्यूरॉन है, इसके खिलाफ क्या है, न्यूरॉन की माइलिन, ये माइलिन सीट के खिलाफ, इस माइलिन सीट को हमारी बॉडी एबनॉर्मली एंटीजन समझने लग जाती है, तभी तो उसको मारेगी। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है भैया, एक बैक्टीरिया है, इसके खिलाफ हमारी, ये बैक्टीरिया नॉर्मली एंटर करता है, हमारी इम्यूनिटी इस बैक्टीरिया को मार देती है, किस क्या रिलीज करके, साइटोटॉक्सिक रिलीज करके, ये नॉर्मल प्रोसेस है। मगर बैक्टीरिया तो बाहर से आया ना, कि नहीं आया, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया कोई बाहर से नहीं आया एंटीजन, इसमें ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि वो खुद के ही बॉडी पार्ट को एंटीजन समझने लग गया। तो उसमें किसको एंटीजन समझने लग जाता है, हमारी स्वान से, हमारी माइलिन सीट, यानी माइलिन सीट को एंटीजन समझने लग गया। अब जो हमारी क्या एंटीबॉडीज है नॉर्मली, वो आके इस माइलिन सीट को क्या करने लग जाएंगे, डैमेज करने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने इसको एंटीजन समझ लिया है और ये एंटीबॉडीज हैं। अब तो एबनॉर्मल, इस माइलिन सीट के खिलाफ आपको ब्लड में एबनॉर्मली बहुत सारी एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी जो नहीं मिलनी चाहिए आपकी बॉडी में। अगर वो एंटीबॉडीज मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया। क्यों, क्यों, ये वाली ऑटोइम्यून, ये वाली एंटीबॉडी मिलनी ही नहीं चाहिए थी, जरूरत है ही नहीं है इनकी, वो तो आपकी बॉडी को ही मार रही है। तो आप इससे बोल दोगे अच्छा ये वाली एंटीबॉडीज मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या हो गया है, ऑटोइम्यून। और यही मैंने आपको किस में बताया था, ये मैंने आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो कोलर्जेनिक रिसेप्टर्स होते हैं उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनती हैं, जिनका क्या नाम था, एंटी कोलर्जेनिक रिसेप्टर्स एंटीबॉडी। ऐसे ही इनको क्या बोल सकते हो कि एंटी माइलिन सीट एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज आपको ब्लड में देखने को मिलेंगी। और इन्फेक्शन भी पता चल सकता है कि बैक्टीरिया या वायरस की किसकी वजह से इन्फेक्शन आपको हो रखा है। क्या काम, अब सीधी सी बात है भैया, आप क्या कर सकते हो, आप ट्रीटमेंट क्या है, जिसकी वजह से हो रहा है उसे ठीक करो। अगर वो ऑटोइम्यून है तो आप ठीक कर ही नहीं पाओगे। तो फिर अगर वो वायरस की वजह से हो रहा है तो एंटीवायरल दो, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है एंटीवायरल दो, एंटीबैक्टीरियल दो, किसकी वजह से हो रहा है बस वो ठीक करो और सिम्टम्स पे काम करो। किसको, अब स्टेरॉइड्स मैंने आपको क्या बोले थे, माइक म्यूट करो। स्टेरॉइड्स क्या, स्टेरॉइड्स का हम काम जानते हैं, मैं बता चुका हूं। स्टेरॉइड्स के दो काम होते हैं और ध्यान रखना, स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा फायदा करता है आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में। स्टेरॉइड्स पता है जनरली दिए नहीं जाते, क्यों नहीं दिए जाते, क्योंकि देखो स्टेरॉइड्स का ये तो बहुत प्यारा काम है कि वो आपके इन्फ्लामेशन को कम करता है, हम सब जानते हैं कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी गिरा देता है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को भी वो गिरा देता है, इसका फंक्शन भी है। और आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो पूरा का पूरा फार्मा में जाना, प्लेलिस्ट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत अच्छे से समझाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, ये जरूरी है। यहां तक तो मैं न्यूरो में आपको सिर्फ ट्रीटमेंट में बताऊंगा, लेकिन हर ड्रग का मैंने फार्मा प्लेलिस्ट में जाओ और देखो, अगर आता है तो अच्छी बात है, होशियार हो, नहीं आता है तो एक बार देखो, जरूर देखो। तो स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, प्लस इम्यूनिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं। अब इम्यूनिटी कम हो गई, अब यही कोविड सब में चल रहा है कि इम्यूनिटी गिरने की वजह से ये फंगस ना, प्लेग, येलो सब लग रही है, तो ठीक है, लेकिन
अब इस ऑटोइम्यून वाले में क्या फायदा है? ऑटोइम्यून में आपको ये फायदा मिल जाएगा कि एक तो इन्फ्लामेशन तो कम करना ही करना है, सबसे मेजर चीज आपकी इम्यूनिटी फालतू की काम कर रही है, उसे नहीं करना चाहिए। तो स्टेरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी भी गिरा दिए, यानी ये बात सही है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी गिरेगी तो 10,000 दिक्कतें और आएंगी आएंगी, मगर जो प्रेजेंट में वो तो हील होगी ना। तो क्या स्टेरॉइड्स इसमें ऐसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में स्टेरॉइड्स बहुत अच्छे काम करते हैं। हेल्प रिड्यूस द इन्फ्लामेशन इन स्पाइनल कॉलम। कौन कौन से ड्रग होते हैं? हाइड्रोकॉर्टिसोन, पैडिनोसोन, ये सारे क्या स्टेरॉइड्स होते हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी देखो शॉर्ट टर्म पे काम करते हैं, ये जब भी देते हैं जब स्टेरॉइड्स वर्क नहीं कर रहे, वरना कोई मतलब नहीं होता। क्या मतलब प्लाज्मा एक्सचेंज कब देते हैं ऑटोइम्यून में? क्यों? अब ब्लड में फालतू की क्या बन गई है, एंटीबॉडीज बन गई है जिसकी जरूरत है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बस प्लाज्मा एक्सचेंज करने का मतलब ये होता है कि प्लाज्मा को अपने अपना प्लाज्मा निकाल के दूसरे पेशेंट का प्लाज्मा चढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे प्लाज्मा में जो बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बन चुकी हैं वो उसे निकाल दिया, अब दूसरे का चढ़ा दिया, तो आपके पास एक टाइम मिल जाता है किस चीज का, कि अब आपकी बॉडी फिर दोबारा एंटीबॉडीज बनाएगी। तो क्या आपको एक टाइम पीरियड मिल जाता है, इसमें बार बार प्लाज्मा चढ़ाना पड़ जाता है। सोचो आप हर महीने इतनी 3 से 4 हफ्ते बाद चढ़ाना पड़ जाता है। तो आप इसमें कोई ठीक तो ना कर रहे हो, बस जो एंटीबॉडीज बन गई है ज्यादा हो गई तो प्लाज्मा बदल दो, फिर बदल गई फिर बदल दो, ये काम होता है ना। ये दोनों ट्रीटमेंट है, ये सब आपको ट्रीटमेंट में गुलियन बार और मल्टीपल स्क्लेरोसिस सब में समझा चुका हूँ, है ना। और ये सारा ट्रीटमेंट मैंने आपको मास्थेनिया ग्रेविस में भी समझाया था। एंटीवायरल दे दो जब वायरस की वजह से हो रहा है, पेन हो रहा था तो पेन मेडिकेशन है ना, टाइनॉल, एसिपेटोन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोसेन सोडियम। मसल रिलैक्सेंट क्यों देना है? क्योंकि मैंने बात करी थी स्पाज्म में जा रही थी बहुत ज्यादा, तो बैक्लोफेन, डाइजीपाम, मसल रिलैक्सेंट, ये सारे के सारे चैप्टर्स याद रखना, मैंने फार्मा के उसमें पढ़ाए हैं। तो प्लीज आप जब भी न्यूरो पे कोई ट्रीटमेंट पढ़ा करो, अगर आपको लगे नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे तो मैं सिर्फ नाम बताऊंगा। मैकेनिज्म कैसे, सेकंड ईयर की याद अच्छी बात है, नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाओ, ये सब मसल रिलैक्सेंट तो सारी मैंने इसलिए समझा समझा के रख दिया कि आप उन्हें देख सको। और अदर थेरेपी में पीटी, ओटी, साइकोथेरेपी, पीटी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।